हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ ट्रांस बायोलॉजी क्लासेस। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 11th का सबसे पहला चैप्टर जिसका नेम है द लिविंग वर्ल्ड, उसमें सबसे पहला टॉपिक था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। उसमें हमने दो कैरेक्टर को देख लिया था। पहला कैरेक्टर था ग्रोथ, दूसरा कैरेक्टर था रिप्रोडक्शन। आज हम उसी द लिविंग वर्ल्ड के तीसरे कैरेक्टर यानी मेटाबॉलिज्म को देखने वाले हैं। क्लियर है? तो कंसिस्टेंस बनाए रखिएगा, वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर वो पिछली वाली वीडियो आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। मेटाबॉलिज्म किसको बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म को हिंदी में बोलते हैं उपापचय। मेटाबॉलिज्म है क्या? क्या कह रहा है? द सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द बायोलॉजिकल प्रोसेस इज कलेक्टिवली टर्म एज मेटाबॉलिज्म। क्या कह रहा है? हमारे शरीर के अंदर, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है, जितना भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, सारे केमिकल रिएक्शन का कुल योग ही मेटाबॉलिज्म कहलाता है। सपोज हम अपनी बात करते हैं, ठीक है? हमारे शरीर के अंदर जितना भी केमिकल रिएक्ट कर रहा है एक दूसरे से, जितना भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जितना भी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है, सारे रासायनिक अभिक्रियाओं का कुल योग मेटाबॉलिज्म कहलाता है। क्लियर है? मेटाबॉलिज्म है दो टाइप्स का, एक एनाबॉलिज्म, एक कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म किसको बोलेंगे? द सिंथेसिस ऑफ एनी कंपाउंड कॉल्ड एनाबॉलिज्म। किसी भी कंपाउंड का आपस में जुड़ना कहलाता है एनाबॉलिज्म। इसका बहुत बेस्ट एग्जांपल है, बहुत ही अच्छा उदाहरण है क्या? फोटोसिंथेसिस, जिसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फोटोसिंथेसिस है क्या? पहले आप समझिए एनाबॉलिज्म कहते हैं किसको है। हम एग्जांपल लेते हैं किसका? पेड़ का। क्लियर है? पेड़ भोजन कैसे बनाता है बताइए? पेड़ कैसे भोजन बनाता है? पेड़ क्या करता है? अपने रूट के हेल्प से वाटर और मिनरल्स को अब्सॉर्ब करता है। यहाँ से उसको वाटर और मिनरल्स मिल गया। लीफ के अंदर होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करता है? CO2 को ले लेता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है। उसके बाद सनलाइट को अब्सॉर्ब करता है, यानी सनलाइट, CO2, वाटर और मिनरल्स, ये सब कंबाइन होकर, ये सब छोटे छोटे कंपाउंड कंबाइन होकर एक बड़ा कंपाउंड पेड़ को खाना के रूप में मिलता है। तो ये जो पेड़ के अंदर, उस लिविंग बींग्स के अंदर ये जो केमिकल रिएक्शन हुआ, इसी केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं एनाबॉलिज्म। क्लियर है? यानी एक पेड़ जो है अपना भोजन कैसे बनाता है? छोटे छोटे कंपाउंड को सिंथेसाइज किया, आपस में जोड़ा, कंबाइन किया, और पेड़ को एक बड़ा सा कंपाउंड दिया भोजन के रूप में, इसी को तो बोलते हैं एनाबॉलिज्म। क्लियर है? इसमें डाउट नहीं है ना? अब देखिए क्या कह रहा है कैटाबॉलिज्म। क्या कह रहा है? द ब्रेक डाउन ऑफ एनी कंपाउंड कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। किसी भी एक कंपाउंड का छोटे छोटे कंपाउंड में टूट जाना कहलाता है कैटाबॉलिज्म। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्या? रेस्पिरेशन। इसको हम ऐसे समझते हैं, हमें पता है कि हमें हर चीज के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। यहाँ तक कि हम कुछ सोच रहे हैं ना, उस सोचने के लिए भी हमको एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा की आवश्यकता होती है सोचने के लिए भी। तो ये ऊर्जा मिलता कैसे हमको? कहाँ से आता है ये ऊर्जा? हमारे बॉडी में एनर्जी आता कहाँ से? हम जो भोजन खाते हैं, जो हम भोजन खाए वो हमारे स्टोमक में गया और O2 ऑक्सीजन को लिए, रेस्पायर किया, और O2 को, मिक्सचर ऑफ गैसेस लेते हैं, लेकिन उसमें से O2 हमारे पास आता है। तो O2 क्या करता है? हमारे फूड को क्या करता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करता है। इसी को ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। तो क्या होगा? हमारा जो भोजन पार्टिकल्स है O2 के साथ जुड़ा, भोजन पार्टिकल्स और O2 दोनों जुड़ा और ब्रेक डाउन कर गया। ये दोनों कंपाउंड है, ये दोनों जुड़ा और ब्रेक डाउन कर गया छोटे छोटे कंपाउंड्स में। ये टूटेगा किसके फॉर्म में? ये टूटेगा ग्लूकोज के फॉर्म में, अमीनो एसिड के फॉर्म में, फैटी एसिड के फॉर्म में, और यही हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। यानी जो हम भोजन खाते हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके ग्लूकोज के फॉर्म में, अमीनो एसिड के फॉर्म में, फैटी एसिड के फॉर्म में ब्रेक डाउन कर टूट जाता है। तो ये जो हमारे शरीर के अंदर ये केमिकल रिएक्शन हुआ, रासायनिक अभिक्रियाएं हुई, इस रासायनिक अभिक्रिया को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म। क्लियर है? आई होप आपका एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म क्लियर हो गया होगा। अब चलिए क्या लिखा हुआ देखिए, क्या कह रहा है? रिएक्शन कैन ऑकर्स आउटसाइड द बॉडी। यानी जो केमिकल रिएक्शन, ये तो हमारे बॉडी के अंदर हो रहा था, लेकिन कुछ केमिकल रिएक्शन बॉडी के बाहर भी कर सकते हैं। जैसे कि टेस्ट ट्यूब में लोग लैब वगैरह में केमिकल रिएक्शन करते हैं ना, वही लिखा हुआ। क्या कह रहा है? रिएक्शन कैन ऑकर्स आउटसाइड द बॉडी। अगर हम किसी भी रिएक्शन को शरीर के बाहर करवाते हैं, शरीर के बाहर कहने का मतलब क्या? सेल फ्री सिस्टम। सेल तो होगा नहीं, क्योंकि शरीर में ही सेल होता है ना। कोशिका का हमारा शरीर जो है कोशिकाओं से बना है। अब शरीर से बाहर हम करवा रहे हैं टेस्ट ट्यूब में, तो उसमें कोशिका थोड़ी होगा। तो कोशिकाओं से यानी सेल फ्री सिस्टम। क्या कह रहा है? रिएक्शन कैन ऑकर्स आउटसाइड द बॉडी। कोई केमिकल रिएक्शन करवाना है शरीर के बाहर, इस टाइप्स के रिएक्शन को बोलते हैं लिविंग रिएक्शन। क्या कहते हैं इस टाइप के रिएक्शन को? लिविंग रिएक्शन। चलिए इस डायग्राम के जरिए हम इसको समझते हैं। ये हमारे पास क्या है? टेस्ट ट्यूब। क्या है ये हमारे पास है टेस्ट ट्यूब। अब देखिए, ये जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में हम एक एंजाइम डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? लैक्टेज। पहले ये समझिए कि इस टेस्ट ट्यूब में पहले से फिल क्या था? मिल्क। क्या फिल था? मिल्क, दूध।
एक टेस्ट ट्यूब लिए, उस टेस्ट ट्यूब में पहले से क्या था हमारे पास, मिल्क, और मिल्क के अंदर होता क्या है, मिल्क के अंदर होता है लैक्टोज। क्या होता है, लैक्टोज, जो कि एक कॉम्प्लेक्स शुगर होता है। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स शुगर। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स शुगर किससे बना होता है, ये दो सिंपल शुगर से बना होता है जिसका नेम होता है डाइसैक्राइड। क्या नाम होता है, डाइसैक्राइड। यानी हमारा दूध जो है एक कॉम्प्लेक्स शुगर से बना होता है, और वो कॉम्प्लेक्स शुगर छोटे छोटे सिंपल शुगर से बना होता है, जिस शुगर का नेम है डाइसैक्राइड। क्या नाम है, डाइसैक्राइड। अब इस मिल्क में एक एंजाइम हम डाल रहे हैं, जिस एंजाइम का नेम है लैक्टेज। क्या नाम है, लैक्टेज। जब इस मिल्क में, हमारे मिल्क में क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टोज, और लैक्टोज है क्या, कॉम्प्लेक्स शुगर है। तो लैक्टोज जो हमारे मिल्क में है, और इधर से हम एंजाइम डाल रहे हैं लैक्टेज, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगा। क्या करेगा, ये दोनों रिएक्ट करेगा। और रिएक्ट कैसे करेगा, देखिए क्या करेगा, लैक्टेज मिक्स इनटू द मिल्क, यानी लैक्टेज को मिक्स करना है मिल्क में, देन मिल्क ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तब क्या होगा, हमारा मिल्क जो है ना, ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूट जाएगा। ठीक है, इस टाइप्स के रिएक्शन को बोलते हैं लिविंग रिएक्शन। क्या बोलते हैं, लिविंग रिएक्शन, क्योंकि शरीर से बाहर हम रिएक्शन करवा रहे हैं एक टेस्ट ट्यूब में। इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलेंगे, लिविंग रिएक्शन। आई होप आपका ये तीसरा कैरेक्टर क्लियर हो गया होगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए, हम लोगों ने मेटाबॉलिज्म पढ़ लिया। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म का चौथा कैरेक्टर देखना है, जिसका नेम है कंसिस्टेंस। क्या नाम है, कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंस के बारे में क्या, देखिए इसको हिंदी में चेतना भी कहते हैं। क्या कह रहा है, मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली मोस्ट कॉम्प्लेक्स, यानी एक ऐसा कैरेक्टर है, एक ऐसा चरित्र है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो उसके अंदर क्लियर दिखता है, स्पष्ट रूप से दिखता है। अगर कोई कंसियस है, जैसे मान लो आप किसी और आदमी को कहते हो ना कि ये तो लापरवाह है, इसको तो अपनी जिंदगी का कोई परवाह ही नहीं, और किसी किसी के बारे में आप कहते हो ये बहुत मेहनत कर रहा है, इसको अपनी जिंदगी की बहुत चिंता है, इसको अपने फ्यूचर का बहुत चिंता है, बहुत सोचता है, बहुत मेहनत करता है, यानी उसके अंदर ये जो कॉन्शियसनेस है आपको एकदम इजी वे में क्लियर दिख रहा है, इसीलिए इसको मोस्ट ऑब्वियस कैरेक्टर कहते हैं। यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा कैरेक्टर है जो क्लियर दिखता है। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद ये टेक्निकली मोस्ट कॉम्प्लेक्स है, यानी जटिल, तकनीक रूप से क्या है, काफी जटिल है। क्लियर है। अब क्या कह देखिए, अवेयरनेस और सेंसिटिविटी, यानी जागरूकता और संवेदनशीलता। अगर कोई जागरूक है तो वो भी कॉन्शियसनेस में ही आएगा, क्योंकि अगर कोई जागरूक है कहने का तो वो कॉन्शियस है, पूरा हर चीज में एक्टिव रहता है। जैसे बिहार गवर्नमेंट का ही कोई फॉर्म आया, बंदा पूरा एक्टिव रहता है एकदम सोशल मीडिया पे, कब किसका अप्लाई है, कब किसका अप्लाई डेट है, कब किसको अप्लाई करना है, यानी उसके अंदर पूरा जागरूकता, पूरा वो कॉन्शियस रहता है। ठीक है, तो जागरूकता भी क्या है, कॉन्शियसनेस ही है। उसके बाद क्या कर, रिस्पॉन्स टुवर्ड एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, कहने का मतलब हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। मान लीजिए अभी नवंबर का महीना है, अभी ठंड पड़ रही है, ठंडी स्टार्ट हो रहा है, अभी ठंड स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले क्या था, काफी गर्मी था, तो हमें रियलाइज होता था ना, हम ये फील करते थे ना कि हमें गर्मी लग रही है। यानी जो भी इन्वायरमेंट में चेंजिंग हो रहा है, उस इन्वायरमेंट में चेंजिंग के प्रति हमारा क्या रिएक्शन है, हमारा क्या रिस्पॉन्स है, इसी को बोलते हैं इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। तो जो अगर मान लीजिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे अगर भूकंप आएगा तो हमको फील होगा कि भूकंप आ रहा है, यहाँ पे गर्मी पड़ रही है तो हमको फील होगा कि यहाँ पे काफी गर्मी है, यहाँ पे ठंडी आएगा तो हमें फील होगा कि काफी ठंडी है। यानी ये सब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही हो सकता है। तो इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई के प्रति हमारा जो रिएक्शन है ये भी कॉन्शियसनेस ही कहलाएगा। क्लियर है, बस समझ में आ गया। उसके बाद है क्या, सबसे मेन पॉइंट क्या कह रहा है, सेल्फ कॉन्शियसनेस इज ओनली ह्यूमन बीइंग। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब यानी जो खुद कॉन्शियस होता है वो सिर्फ इंसान होता है, इंसान जो है वो खुद ही कॉन्शियस होता है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे लास्ट कैरेक्टर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिसका नेम है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोशिकीय संगठन। अभी इसको पढ़ेंगे, क्लियर है क्या कह रहा है। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कोशिका जो है जीवन की मूल इकाई है। कोशिका है तो ही जिंदगी है, यानी कोशिका क्या है, जीवन की मूल बेसिक यूनिट है। बात समझ में आ रहा है। उसका क्या कह रहा है, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड एंड मेड अप ऑफ सेल, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, सब किससे बना होता है, कोशिकाओं से। अब क्या कह रहा है, सम ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड एंड मेड ऑफ सिंगल सेल कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे जीव है जो एक ही सेल से बने होते हैं, उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और क्या कह रहा है, एंड सम ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड या मेड अप ऑफ मैनी सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और कुछ ऐसे जीव हैं जो एक से ज्यादा कोशिकाओं से बने होते हैं, उसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। जैसे कि एक कोशिकीय जीव कौन होगा, अमीबा। अमीबा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, हम लोग क्या, हम लोग मल्टी सेलुलर है, हम लोगों के अंदर मिलियंस ऑफ सेल है, पूरा बॉडी सेल से भरा हुआ है, यानी बहुत सारे सेल से हमारा मिलकर बॉडी बना है। बात समझ में आ रहा है, तो हम लोगों का मल्टी सेलुलर। एक अमीबा जो कि लोअर ऑर्गेनिज्म है, जो खुली आंखों से दिखता भी नहीं है, वो क्या है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल से बना है। क्लियर है। तो इसमें जो सबसे लास्ट वाला कैरेक्टर है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कहने का मतलब
एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये पांचवा कैरेक्टर है कि उसके अंदर सेल होगा। अब थोड़ा सा समरी क्लियर करते हैं। देखिए इसमें अभी हम पढ़ क्या रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहने का क्या मतलब, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या कैरेक्टर होगा, किस बेसिस पे आप एक लिविंग को लिविंग कह सकते हो, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हो। तो देखिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो 5 कैरेक्टर होता है, कितना कैरेक्टर होता है, 5। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कंसिस्टेंस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जिसमें से हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा मेटाबॉलिज्म, कंसिस्टेंस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और ये 2 कैरेक्टर इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे क्लियर करते हैं ये क्या कह रहा है। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कंसिस्टेंस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये 5 कैरेक्टर होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में। लेकिन ये जो 2 कैरेक्टर है ना, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, इस 2 कैरेक्टर के बेसिस पे आप किसी को लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते हो। कहने का मतलब एक सजीव जीव के अंदर ये 5 कैरेक्टर पाया जाएगा, लेकिन 5 कैरेक्टर में कौन ऐसा कैरेक्टर है जिसको देखते ही हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कह देंगे। उसमें से इस 5 में से ये 3 कैरेक्टर मेटाबॉलिज्म, कंसिस्टेंस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 ऐसा कैरेक्टर है जिसको देखते ही आप कह सकते हो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन इस 2 के बेसिस पे हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन नहीं कर सकते, सिद्ध नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में हम पहले वाले वीडियो में पढ़ाए थे कि क्या ग्रोथ जो है ना, ग्रोथ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म तो ग्रोथ होता ही है, एक सजीव जीव तो ग्रोथ करता ही है। कभी कभी क्या होता है, निर्जीव भी ग्रोथ करता है, जैसे कि पहाड़। और ग्रोथ कहते हैं किसको, किसी के मास में बढ़ोतरी को, इंक्रीजमेंट को ग्रोथ कहते हैं। यानी किसी के मास में अगर चेंजिंग हो जाए उसी को ग्रोथ कहते हैं। तो ग्रोथ जो है, हम लोग तो ग्रोथ करते हैं, हमारा तो मास बढ़ता ही है, हमारा तो मास बढ़ ही रहा, हमारे अंदर तो चेंजिंग हो ही रहा, हमारे अंदर सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, उसके बाद हमारा ग्रोथ होता है। लेकिन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि पहाड़ अभी ये है, ठीक है, आप कश्मीर में जाइए, अभी बर्फबारी नहीं हो रही है, मान सपोज अभी बर्फबारी नहीं हो रही, तो पहाड़ का लेवल अभी ये है, कुछ टाइम के बाद देखिएगा पहाड़ का लेवल ये हो जाएगा। तो क्या इसके मास में बढ़ोतरी हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना, इसके मास में इंक्रीजमेंट हुआ, इसी को तो ग्रोथ कहते हैं। तो एनसीईआरटी लिखता क्या है, इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल, यानी ऑन द सरफेस, यानी सरफेस पे, सतह पे सामग्री के संचय से विकास करती है। यानी नॉन लिविंग जो है, निर्जीव जीव जो है, ये भी ग्रोथ करता है, ये अपने मटेरियल में बढ़ोतरी करता है, जिसको ग्रोथ बोलेंगे। यानी कभी कभी निर्जीव भी ग्रोथ करता है। तो यहाँ एक्सेप्शन हो गया, अपवाद आ गया कि लिविंग भी ग्रो कर रहा है, नॉन लिविंग भी ग्रो कर रहा है, दोनों ग्रो कर रहा है। तो यहाँ तो हम क्लियर नहीं कर सकते कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है, यानी ग्रोथ के बेसिस पे आप डिफाइन नहीं कर सकते। दूसरा है प्रजनन। प्रजनन देखिए, हम जानते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रजनन करता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कभी कभी लिविंग भी प्रजनन नहीं करता, जैसे कि अनफर्टाइल कपल, यानी कुछ ऐसे जोड़ी है जो अपने ऐसे बच्चे को जन्म नहीं दे सकते, तो वो भी रिप्रोडक्शन नहीं, हालांकि वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जैसे कि एनिमल्स में म्यूल, जो कि हॉर्स और डोंकी का दोनों का मिक्सअप जानवर है, म्यूल, ठीक है, यानी दोनों के क्रॉस ब्रीडिंग से आता है म्यूल। तो म्यूल जो है वो भी स्टेराइल एनिमल्स है, वो फर्टाइल नहीं है, वो अपने ऐसे बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है। हालांकि वो भी जिंदा है तो वो भी जिंदा, उसके अंदर भी जान है, लेकिन वो प्रजनन नहीं कर सकता। कहने का मतलब इस दोनों में अपवाद है। लेकिन ये जो 3 कैरेक्टर है, मेटाबॉलिज्म, कंसिस्टेंस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों कैरेक्टर में कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई अपवाद नहीं, ये तीनों जहां दिख गए आंख बंद करके कहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए इस दोनों को कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहा जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। यानी ये दोनों कौन सा फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, यानी उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया तो जाएगा, लेकिन इस दोनों कैरेक्टर के आधार पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते। लेकिन ये तीनों जो कैरेक्टर है, इस तीनों को डिफाइनिंग फीचर कहा जाता है, यानी ऐसा गुण जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिद्ध करता है। बहुत समझ में आ रहा है? आई होप इस वीडियो के जरिए आपका ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के साथ। क्लियर है? वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा हर वीडियो में, क्योंकि वीडियो को छोड़ के देखने से कंसेप्ट क्लियर आपका नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।